व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का टॉपिक है बैंकिंग सर्विस, जिसमें हम जानेंगे कि व्हाट इज बैंक, मीनिंग ऑफ बैंक, डेफिनेशन ऑफ बैंक्स एंड ओवरव्यू टोटली फंक्शंस ऑफ द बैंक। हमारा हमेशा कंफ्यूजन रहता है बैंक क्या फंक्शंस इनरोल करती है, क्या करती है, बैंक क्या है। तो ये हम जो डिस्कस करेंगे इस टोटली ऑफ द बैंकिंग सर्विस में, जिसमें हम रिगार्डिंग बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ बैंक करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मीनिंग ऑफ बैंक। बैंक होता क्या है? तो आप जानेंगे बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहां पर जो पब्लिक है उसके पैसे को एक्सेप्ट करता है बैंक, और उनको रिक्वायरमेंट जब उनको होती है तो वो एडवांस में लोन्स भी देता है। जो बैंक होता है वो क्या होता है? एक लैंडर है जो बोरोवर को पैसा देता है जरूरत पड़ने पर, इट्स एडवांस लोन। और इसके बीच में क्या करता है? वो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट्स अर्न करता है लैंडिंग मनी विच इट्स बोरोवर्स। जैसे जब एक पब्लिक अपने डिपॉजिट्स को बैंक में डिपॉजिट करवाती है तो बैंक क्या करता है? उस पर इंटरेस्ट पे करता है पब्लिक को, लाइक 4% दे रहा है। तो वहीं जब बैंक उस डिपॉजिट्स को जब किसी और पब्लिक को लोन में देती है तो उस पर हायर इंटरेस्ट चार्ज करती है डिपॉजिट रेट ऑफ इंटरेस्ट से। जहां वो डिपॉजिट से 3, 4, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, तो वहीं वो लोन्स पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी? 8, 9, 10। इट्स एन इंटरेस्ट रेट वेरी क्यों करती है हर एक बैंक में। जैसे मिनिमम अमाउंट आप अगर डिपॉजिट्स करते हो तो उस पर 3 से 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट ही रहता है, बट 1 लाख से ज्यादा पे कोई बैंक आपको 5% इंटरेस्ट देता है ना, तो डिफर रेट रहती है। बट जो डिपॉजिट्स पे बैंक इंटरेस्ट रेट रखती है और जो लोन पे इंटरेस्ट रेट रखती है उसमें वेरिएशन होता है। जो बीच का मार्जिन होता है वो बैंक का प्रॉफिट होता है। तो बेसिकली बैंक ये होता है। अब बैंक की जो डेफिनेशन है, जो इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत दी गई है, वो ये बोलता है जहां पे हम पब्लिक से एक्सेप्ट करते हैं हमारी डिपॉजिट्स को, किस पर्पज से? ताकि वो हम उस पैसों को, जो डिपॉजिट्स हुई है मनी, उस पब्लिक के पैसों को हम कहीं इन्वेस्ट कर सके और उसके पैसों को हम कहीं लोन या लैंडिंग कर सके। तो हम जो पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करता है बैंक फ्रॉम द पब्लिक, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, उसका मेन पर्पस होता है लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट्स। इसका रीजन, ये जो डेफिनेशन है वो दी गई है इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत कि बैंकिंग का मतलब क्या होता है। अब ये सब है। अब बैंक मैंने आपको बताया, बैंक क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है आपके मनी को जो आप डिपॉजिट्स के रूप में जमा करा रहे हो, और जब भी आपकी जरूरत होती है, जब आप डिमांड करते हो उसे रीपे के लिए, जब आप उस पैसे को वापस मांगते हो तो बैंक उसे वापस रीपे करता है आपको ऑन द डिमांड। जैसे आप विड्रॉल करना चाहते हो अपने डिपॉजिट अमाउंट को तो आप कर सकते हैं इजीली, और बैंक उसी पैसों को क्या करता है? लोन में देता है, लेंड करता है, बोरोवर को देता है। क्यों देता है? ताकि वो इससे एक प्रॉफिट ऑफ मार्जिन अर्न कर सके। ठीक है। बैंक का मेजरली क्या होता है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द मार्केट रन करता है। क्यों? क्योंकि वो डीलिंग इन मनी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, मार्केट में पैसे का पूरा सर्कुलेशन, मनी पे कंट्रोल, सारी चीजें ये देखता है। मेजरली ये फंक्शन क्या प्ले कर रहा है? ये मोबिलाइज कर रहा है सेविंग को पीपल से। जो भी लोग हैं, जो भी पब्लिक अपना पैसा अगर अकाउंट में डिपॉजिट कर रही है तो वो क्या हो रही है? छोटी छोटी सेविंग हो रही है, ताकि बैंक उस पर इंटरेस्ट पे आउट कर रहा है। अगर वो कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो वो करंट अकाउंट ओपन करवा के उसके जरिए कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जनरेट कर पा रहे हैं, है ना, इंटरेस्ट ले पा रहे हैं, बैंक से डिस्काउंट ले पा रहे हैं, कमीशन ले पा रहे हैं। तो मेजरली बहुत सारे फंक्शंस बैंक इनरोल करता है। अगर हम वन बाय वन इसको जानेंगे, अगर मैं फंक्शंस ऑफ बैंक की बात करूं तो मेजरली 2 फंक्शंस पे बैंक काम करता है। एक होता है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा होता है सेकेंडरी फंक्शन। अगर मैं प्राइमरी फंक्शंस में बात करूं तो उसके अंदर टाइप से 2। तो हम फर्स्ट टाइप की बात करेंगे, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स क्या होता है? बैंक अलग अलग तरीके से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है। जैसे फर्स्ट इज सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। अब हम ये जानेंगे सेविंग अकाउंट होता क्या है। सेविंग अकाउंट का मतलब होता है जो कोई भी पब्लिक, एनी पीपल, कोई भी जना अपना एक बैंक अकाउंट बैंक में जाके ओपन करा सकता है, जिसमें वो छोटा छोटा पैसा या स्मॉल स्मॉल सेविंग्स उसमें डिपॉजिट्स करता है। जिसका फायदा क्या होता है? बैंक उस पे क्या देता है? आपको इंटरेस्ट देता है। तो मेजरली आपका छोटा छोटा पैसा बच रहा है और उस पे बैंक आपको एक पे आउट दे रहा है एज इंटरेस्ट फॉर्म में। तो सेविंग अकाउंट, हम कोई भी व्यक्ति एक सेविंग अकाउंट एक बैंक में जाके ओपन करा सकता है, जो हम एक छोटी छोटी बचत के लिए एक अकाउंट खोल सकते हैं। अब करंट अकाउंट डिपॉजिट होता है, जो भी बिजनेस के पर्पज से जो अकाउंट ओपन कराता है, इट्स टोटली करंट अकाउंट, जिसमें वो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस, लेन देन सारी उसमें करता है।
करंट अकाउंट पे बैंक इंटरेस्ट पे आउट नहीं देती है, वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के बेसिस पे अकाउंट ओपन किया जाता है। हम बात करते हैं अब एफडी की, जिसे हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। फिक्स डिपॉजिट्स का मतलब होता है जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल 10,000 पड़े हुए हैं, आपने कहा ये 10,000 मेरे 6 मंथ्स तक काम नहीं आएंगे। अगर मैं टोटली चारों डिपॉजिट्स में उसे बात करूं तो सबसे ज्यादा हायर रेट ऑफ रिटर्न कौन दे रहा है? एफडी। इट्स कॉल्ड फिक्स डिपॉजिट्स। तो फिक्स डिपॉजिट्स का मतलब होता है अगर आपके पास 10,000 पड़े हैं, लमसम में आपने क्या करा, उसको कन्वर्ट कर दिया फिक्स डिपॉजिट में, तो वो आपके सेविंग अकाउंट से किस में चला गया? एफडी अकाउंट में, इट्स फिक्स डिपॉजिट्स अकाउंट में। तो वहां पे जो आपका अमाउंट गया है उसको क्या होगा, 6 मंथ्स के लिए आपने ब्लॉक किया, तो 6 मंथ्स के लिए जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आपको इसको पे आउट मिलेगा। आप उसे मेच्योरिटी पे भी ले सकते हैं, आप उसको क्या कर सकते हैं, मंथली पे आउट भी ले सकते हैं उसके इंटरेस्ट को, जैसा भी आप करना चाहते हैं। तो इस पे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी का रहता है। फिर हम बात करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट के, इसको हम आरडी भी कहते हैं। इस आरडी का मतलब होता है फॉर एग्जांपल मैं कहीं जॉब करती हूँ, तो मेरे हर महीने की एक इनकम या हर महीने की एक सैलरी फिक्स्ड है, वो आ रही है। अब मुझे उस सैलरी में से कुछ अमाउंट बचाना है, मैं मानती हूँ मैं 1,000 रुपीज बचा सकती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, एवरी मंथ मेरी जैसी सैलरी क्रेडिट होगी, मैंने डिसाइड कर दी कि 15 को मेरे अकाउंट से 500 रुपीज उठ के क्या करने चाहिए, आरडी अकाउंट में चले जाने चाहिए। तो एवरी मंथ की 15 को मेरे खाते से 500 रुपए उठ के आरडी अकाउंट में चले जाएंगे। इससे क्या होगा, मेरी एक स्मॉल स्मॉल सेविंग्स भी हो गई और जिसपे बैंक ने मुझे इंटरेस्ट भी दे दिया। तो मैं ये चारों तरीके से एक बैंक अपने क्या करता है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है पब्लिक के थ्रू, जिसपे हर अकाउंट अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करता है। ये हो गया आपका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अब सेकंड आता है प्राइमरी फंक्शंस में ग्रांटिंग एडवांसेस, मतलब जैसे लोन्स हो गए, ओवरड्राफ्ट हो गए, है ना। तो अब ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट ये होता है जैसे मेरे अकाउंट में पेमेंट नहीं है बट मुझे सडनली पेमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो बैंक मुझे एक शॉर्ट टर्म के लिए एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे देता है, उसको मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, यूज कर सकती हूँ, और जो यूज करने के बाद मुझे उसको वापस रीपे करना पड़ेगा और इंटरेस्ट जो भी होगा वो भी मुझे देना पड़ेगा। क्लियर? इट्स कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मतलब शॉर्ट टर्म लोन दे दिया मुझे छोटे टाइम के लिए, जो मेरे अकाउंट में पेमेंट नहीं बट मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दी, मैं चाहूं तो उसे यूज कर सकती हूँ, नहीं चाहूं तो नहीं, और मैं यूज करूंगी तो उस पर मुझे पे आउट या इंटरेस्ट फॉर्म में देना पड़ेगा। सेकेंड बात करते हैं कैश क्रेडिट की। कैश क्रेडिट होता है मुझे साल भर के लिए, जैसे बैंक ने दे दिया कि 5 करोड़ का आपको मैंने कैश क्रेडिट दे दिया। अब ये जरूरी नहीं है 5 करोड़ में यूज करूं, करंट अकाउंट में ज्यादा कैश क्रेडिट मिल गई मेरे को 5 करोड़ की, तो मैं जरूरी नहीं ना 5 करोड़ यूज करूं, मेरे को 2 करोड़ ही यूज हुए मेरे करंट अकाउंट में या मेरे बिजनेस के पर्पज से साल भर में, तो बैंक क्या करेगी, उस 2 करोड़ पे ही मेरे को इंटरेस्ट देना है और उस 2 करोड़ को मैंने यूज किया, ठीक है, वो मुझे वापस पे करना है इंटरेस्ट के साथ। अब बात करते हैं लोन की, बट लोन डिफर होता है। जैसे ही आपने लोन लिया, आपकी ईएमआई और हर महीने आपकी ईएमआई जाने लग जाए। आपने 5 करोड़ का लोन लिया तो 5 करोड़ आपको देने ही है, चाहे भले आप यूज 2 करोड़ ही करो, ठीक है। तो आपकी उसकी ईएमआई फॉर्म चालू हो जाएगी और आपको उसको देना पड़ेगा। तो डिफरेंस समझ में आया, जो ओवरड्राफ्ट है मेरे को शॉर्ट टर्म के लिए दे दिया, ये आप यूज कर सकते हो ट्रांजैक्शन के बेसिस पर, जो मेरे प्रीवियस जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको चेक करके बैंक ने मुझे एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दी। उस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को मैंने क्या किया, यूज किया जब मेरे को जरूरत थी, और नहीं है तो नहीं किया, और यूज करूंगी तो उसको मेरे को वापस रीपे करना है इंटरेस्ट के साथ। बट कैश क्रेडिट ये होता है मेरे साल भर के लिए मेरे को बैंक ने कैश क्रेडिट अकाउंट खोल दिया, जिसमें मेरे को 5 करोड़ तक की लिमिट दे दी। उस 5 करोड़ में से मेरे को साल भर 2 करोड़ ही काम आए, तो बैंक मुझे 2 करोड़ ही मुझे वापस देने हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने 3 करोड़ काम नहीं लिए, उस पर भी ब्याज नहीं लगेगा। आपने सिर्फ 2 करोड़ काम लिए तो 2 करोड़ पे ही ब्याज आपको देना है। क्लियर? लोन में होता है कि आपने 5 करोड़ का लोन लिया तो पूरे 5 करोड़ आपको चुकाने, चाहे भले आप यूज भले 1 करोड़ ही करो, आपकी ईएमआई अगले दिन से चालू हो जाएगी और सारा प्रोसेस लोन के रूप में चालू होगा। ओके, अब आप बात करते हैं हम डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, इसमें बैंक को बहुत बेनिफिट भी है, बैंक का इसमें मार्जिन भी रहता है। कैसे रहता है, एक सेलर है, जैसे एक सेलर है जिसको अपना सामान बेचना है कस्टमर को सेलर से सामान खरीदना है, बट कस्टमर के पास अभी पैसे नहीं है उसको देने के लिए। तो कस्टमर ने बोला, ठीक है, कस्टमर ने बोला मैं आपको अभी पे आउट नहीं दे सकता, मैं 3 मंथ्स बाद दे दूंगा। तो सेलर ने क्या किया, एक बिल जनरेट किया, 5 लाख का सामान खरीदा तो सेलर ने 5 लाख का बिल जनरेट किया और उसको अपना सामान दे दिया। अब वो सामान भले 4,80,000 का ही होगा, बट वो 3 महीने जाएगा तो 5 लाख का कर दिया। क्यों 5 लाख का बिल जनरेट किया, क्यों, अब ये हो गया, सामान दे दिया कस्टमर को, बिल जनरेट कर दिया उसने, और 3 महीने बाद कस्टमर उसको पेमेंट दे देगा। बट अब सेलर को ऐसा लगा कि मुझे अभी पैसों की जरूरत है, तो वो क्या करेगा,
बैंक क्या करता है, वो डिस्काउंटिंग जो बिल है ना, वो डिस्काउंट में सेलर से परचेज कर लेता है। तो बैंक ने क्या किया, सेलर से बिल है ना परचेज किया डिस्काउंट में। कैसे, वो बिल कितने का था, 5 लाख का था, और बैंक ने उस बिल को डिस्काउंट में परचेज किया और बोला मैं आपको 4,95,000 इसके अगेंस्ट में दे देता हूं। अब सेलर ने सोचा कि मेरे पास 3 महीने बाद 5 लाख रुपए आएंगे, तो अभी मैं 4,95,000 में ही डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में अपना जो बिल है वो बैंक को दे देता हूं। बैंक डिस्काउंटिंग में बिल को परचेज करती है सेलर से और 4,95,000 सेलर को दे देती है। अब क्या हुआ, बिल बैंक के पास चला गया। अब बैंक कस्टमर से पैसा मांगती है, तो अब कस्टमर उसको पैसा देगा। अब इसका फायदा क्या हुआ, 5 लाख का बिल था, बैंक ने किसका कितना पे आउट दिया सेलर को, 4,95,000, तो 5,000 का डिस्काउंटिंग ऑफ बिल हो गया और 5,000 का बैंक को प्रॉफिट हो गया। क्लियर, इट्स इन ग्रांटिंग एडवांटेज। अब मैंने सेकंड बोला था इट्स इन सेकेंडरी फंक्शंस। जो बैंक के फंक्शंस में सेकेंडरी फंक्शंस में आता है, पहला है एजेंसी फंक्शंस। जैसे फर्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ फंड्स। जब भी बैंक के माध्यम से हम अपने फंड को एक जगह से दूसरे बैंक में या दूसरी जगह से दूसरे बैंक में, एक खाते से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, इजी गोइंग, इट्स ए बैंक के थ्रू। पीरियोडिक पेमेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को कोई रेगुलर बेसिस में कोई पेमेंट करना होता है, लाइक मुझे प्रीमियम पे करनी है, कोई ईएमआई पे करनी है, कोई रेंट पे करना है, तो बैंक उसे कर सकता है आपके बेसिस पर। अगर आप बैंक को बोलते हो तो बैंक पीरियोडिक पेमेंट उसे कर सकता है। ऑन द डेट आप डाल दोगे, मेंशन कर दोगे बैंक में, तो बैंक उस डेट पर आपकी चीजें को पेमेंट कर देगा। थर्ड इज कलेक्शन ऑफ चेक। आप चाहते हो कि मेरे मार्केट से यहां से मुझे चेक कलेक्ट करना है या यहां से पेमेंट कलेक्ट करना है, तो एज अ बैंक आपके रूप में, ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक, कस्टमर के रूप में बैंक क्या करता है, उन कस्टमर से चेक वगैरह कलेक्ट करता है। फिर हम बात करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। जैसे मेरा एक अकाउंट है और मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टॉक्स और शेयर्स में मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ, मेरा पोर्टफोलियो में मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो मैं बैंक को बोल सकती हूँ, मेरी अथॉरिटी पे बैंक को मैं हायर कर सकती हूँ, आरएम को अपॉइंट कर सकती हूँ और बैंक को बोल सकती हूँ आप मेरे बेसिस पे मेरे शेयर्स और स्टॉक्स को आप मैनेज करो, मेरे पोर्टफोलियो को पूरा आप मैनेज करो। तो बैंक ये सर्विस फंक्शंस भी आपको देता है। पीरियोडिक कलेक्शन होता है, आपको लगता है कि कोई कलेक्शन करना है मेरा, लाइक डिविडेंड आने वाला। अब डिविडेंड भी आजकल बैंक को वहां नहीं जाना पड़ता है, आजकल ऑनलाइन हो जाता है। कोई भी शेयर आपको डिविडेंड दे रहा है तो बैंक उसे क्या करता है, अपने अकाउंट, बैंक के थ्रू आपके अकाउंट में आ जाता है डिविडेंड। पेंशन आ जाती है, आपकी सैलरी आ जाती है, इट्स एन पीरियोडिक कलेक्शन, जो बैंक के थ्रू ये सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। अब बात करते हैं यूटिलिटी फंक्शंस की। यूटिलिटी फंक्शन में आता है ड्राफ्ट। जैसे चेक होता है वैसे एक डिमांड ड्राफ्ट होता है, जो आप अपने अकाउंट से डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से लिंक। बैंक अकाउंट है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई में, आप एसबीआई जाएंगे, वहां से डिमांड ड्राफ्ट की रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे को एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है किसी इंस्टीट्यूट के नाम पे, ज्यादातर कॉलेजेस इंस्टीट्यूट के नाम पे हम जो फीस देते हैं उसका बनता है। आपने कहा मुझे फीस डिपॉजिट करनी है फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट की, तो में आप डिमांड ड्राफ्ट इशू करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट की, 10,000 का जैसे डिमांड ड्राफ्ट है, वो आप बना के डायरेक्ट कॉलेज और सीए के ऑफिस में सबमिट करेंगे। तो जैसे वो सीए का ऑफिस, जो भी इंस्टीट्यूट है, वो उस डिमांड ड्राफ्ट को प्रेजेंट करेगा और आपके खाते का जो पैसा पहले ही कट चुका होता है और वो उनके पास चला जाता है। इट्स कॉल्ड डिमांड ड्राफ्ट। लॉकर फैसिलिटी देता है बैंक, आपको एक लॉकर की भी फैसिलिटी देता है, जो सेफ्टी और सिक्योरिटी, जिसमें आप अपनी ज्वेलरी, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स ये रख सकते हैं। अंडर राइटिंग होती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स होती है, जैसे आपके ट्रांजैक्शन के बेसिस पर बैंक आपको जैसे लोन लेना है तो बैंक आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके देता है, जिसके बेसिस पर आप क्या कर देते हैं, लोन ले लेते हैं, लोन के लिए रेडी हो जाती है, जिसमें आपके ट्रांजैक्शंस बता देता है, क्या आपके कितने ट्रांजैक्शंस हुए, सारी रिकॉर्ड्स कितना, सब कुछ बताने के बाद उस ट्रांजैक्शन की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके भी बैंक आपको देता है। ओके, अंडर राइटिंग में भूल गई, अंडर राइटिंग में आपको बता देती हूँ। अंडर राइटिंग का मतलब होता है, जैसे मेरी एक कंपनी चल रही है तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जो बैंक मार्केट से जो है ना, मैं मार्केट से कुछ ले सकूं, तो बैंक क्या करता है, मेरी कंपनी के बिहाफ पर, मेरे बिहाफ पर, मेरी कंपनी के बिहाफ पर बैंक क्या करता है, मेरी कंपनी के इश्यू ऑफ शेयर्स कर देता है, शेयर्स को इश्यू कर देता है, बॉन्ड्स को इश्यू कर देता है, और उससे क्या करता है, प्रोसेस करके मनी को कलेक्ट करता है। तो मेरी कंपनी के बिहाफ पर कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है, किसके थ्रू, इश्यू ऑफ शेयर्स करके, इश्यू ऑफ बॉन्ड्स करके, तो इट्स कॉल्ड अंडर राइटिंग। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ। बैंक अपने प्रीवियस ट्रांजैक्शन के बेसिस पर मेरे को एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके देता है मेरे अकाउंट की, ताकि मैं फ्यूचर में लोन वगैरह ले सकूं।
ठीक है, फिर आता है सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम अगर आप जानते होंगे तो बहुत सारे बैंकों से क्या होता है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव प्रोग्राम्स कर रखे, जैसे आपने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना सुना होगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सुना होगा। ये स्मॉल स्मॉल अमाउंट के एक इंश्योरेंस होते हैं जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक कर देता है। तो ये प्रोग्राम्स भी बैंक रन करती है, जिसमें हम बैंक में जाके इसे खरीद सकते हैं, ताकि कोई एक्सीडेंटल या हमारी इंश्योरेंस मतलब डेथ होने पर किसी का कवर होता है इसमें 2 लाख रुपीज का, तो वो आपके बिहाफ पर आपके नॉमिनी को दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट इनिशिएट करती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक्स की। तो हम जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक्स, कि अलग अलग तरह के बैंक्स होते हैं, लाइक कमर्शियल बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक। तो इसकी हम अलग चैप्टर में इसका डिस्कशन करेंगे। एंड थैंक यू सो